नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। नवंबर मंथ के ट्रांसिट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि नवंबर मंथ हर जन्म राशि या फिर लग्न राशि के लिए किस प्रकार रहेगा। पिछला महीना त्योहारों का था। आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, शुभ रही होगी। ग्रहण का सबको ही कुछ ना कुछ इफेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिला होगा और वो ग्रहण का इफेक्ट रहेगा भी कुछ समय तक, क्योंकि अब एक और ग्रहण आने वाला है इस महीने। तो उस उन दोनों ही ग्रहों का हमारे ऊपर एक मानसिक तौर पर, और अगर मानसिक तौर पर नहीं है तो फिर शारीरिक तौर पर भी असर रहेगा ही रहेगा। ग्रहण का असर तब होता है जब व्यक्ति की वो राशि होती है या उस राशि में बहुत सारे ग्रह होते हैं पत्रिका में। अब तुला राशि और मेष राशि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका अर्थ है कि जिन भी लोगों की मेष, तुला ये राशि जन्म राशि है, लग्न राशि है, सूर्य राशि है, तो डेफिनेटली उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी ही होगी। कुछ ना कुछ उनको इवेंट्स मिले ही होंगे ही। प्लस अगर आप देखेंगे कि जिनकी मंगल की दशा, शुक्र की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, चंद्र सूर्य की दशा, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, इन सब की बात कर रही हूं मैं। खास करके इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं मंगल और शुक्र और राहु केतु, इनकी दशाओं का अगर आपका ये चल रहा है, समय चल रहा है, तो भी आपको इसका बहुत इफेक्ट मिलेगा। तीसरी लेवल होती है कि जब आप इनके नक्षत्रों की बात करते हैं, मतलब अगर हम मंगल और शुक्र के नक्षत्रों की बात करें तो मंगल के नक्षत्र मतलब मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। उसी प्रकार से शुक्र के नक्षत्रों की अगर बात करें तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। तो इन 6 नक्षत्रों में भी अगर आपके ग्रह हैं या आपके जो आत्मकारक, अमात्य कारक, दर कारक, तो ये भी ग्रह अगर आपके इन नक्षत्रों में हैं तो भी आपके लिए काफी इम्पैक्टफुल रहा होगा और चल रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि आने वाले ग्रहण का भी ये जो टाइम पीरियड है इसका भी इस तरह से इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि नवंबर मंथ, नवंबर महीना जो है उसमें ग्रह गोचर क्या है। सबसे पहले वो जान लेते हैं कि देखिए, शनि, गुरु, राहु, केतु ये जो ग्रह हैं ये जनरली बहुत टाइम लेते हैं किसी भी ग्रह को मतलब किसी भी राशि में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो लगभग 13 महीने लेते हैं, शनि जो है वो लगभग 2.5 साल चलते हैं, उसमें वक्री भी होते हैं हर साल, और राहु केतु 18 महीने लेते हैं। देखिए बाकी सभी ग्रह जो है वो 1 महीना, 1.5 महीना, इससे ज्यादा का समय नहीं लेते हैं। इसलिए वो जो छोटे ग्रह होते हैं या जिनकी मोशन स्पीड कम होती है, उनकी इम्पैक्ट जो है ना वो हमें रेगुलर लाइफ में ज्यादा मिलते हैं। कोई भी चीज जब परमानेंसी के लिए हम देखते हैं या कोई भी चीज का एक लॉन्ग इम्पैक्ट देखते हैं तो इन ग्रहों के गोचर को देखना चाहिए। और जब आप डे टू डे या वीकली आप कोई चेंज देख रहे हैं, ये बदलाव देख रहे हैं, तो ये आपको ग्रह ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई देंगे। अब बशर्ते हैं कि वो सभी ग्रह आपके पत्रिका में कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं या किस भाव के स्वामी हैं। अब अब हम बात करेंगे कि नवंबर में जो ग्रह गोचर है तो कौन कौन राशि परिवर्तन कर रहा है। देखिए, तो सबसे पहले जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो है शुक्र। शुक्र अभी फिलहाल कहाँ चल रहे हैं? तुला राशि में चल रहे हैं, स्वराशि के चल रहे हैं। साथ ही में आप देख रहे हैं कि अभी सूर्य भी चल रहे हैं, मतलब सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। सूर्य तुला में नीच के होते हैं, परंतु उनका नीचत्व कम हुआ है क्योंकि उस राशि का ही स्वामी वहां पे बैठा हुआ है। इसलिए तो ये कब तक राशि परिवर्तन करने वाले हैं शुक्र? 11 नवंबर को। 11 नवंबर तक ये तुला राशि में है। 11 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि का फल आपको देंगे। अब इसके बाद नंबर आता है बुध और मंगल का। बुध आप देखेंगे कि अभी फिलहाल चल रहे हैं वृश्चिक राशि में, और बुध आप देखेंगे कि बुध जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में। तुला राशि में काफी भीड़ जमा है अभी फिलहाल, और तुला राशि में बुध निकलकर कब जाएंगे स्कॉर्पियो में? वो है 13 नवंबर को। बुध के बाद में आता है
मंगल मंगल जो है ये अभी फिलहाल चल रहे हैं मेष राशि में, अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। अब देखिए मंगल जो है, मंगल अभी फिलहाल वक्र स्थिति में है और मिथुन राशि में थे, राइट, मिथुन राशि में चल रहे थे। अब वो मिथुन राशि में वक्र स्थिति से निकलकर पीछे मुड़ रहे हैं और वो वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो वृषभ राशि में कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 13 नवंबर को। आप देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो अगले मई तक लगभग यही ऑसिलेशन होने वाला है। वृषभ से मिथुन, मिथुन से वृषभ, ये एक कड़ी चलने वाली है। ये बहुत इम्पैक्टफुल है कुछ कुछ लग्नों के लिए, क्योंकि जो लोग खास करके अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये ऊर्जा उनको काफी कुछ अच्छा हेल्प करेगी अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए। खास करके कर्क लग्न की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्क लग्न हो या फिर आप देखेंगे कि जिनके भी तीसरे भाव को ये मंगल देख रहे हैं, उनके लिए भी तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ रहा है और पराक्रम आपका निश्चित हो रहा है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, इसलिए इसलिए भी आपको इम्पैक्टफुल है। अब इनके बाद में नंबर आता है सूर्य का। सूर्य जो है अभी फिलहाल चल रहे हैं तुला राशि में, जहां पे वो नीचत्व को प्राप्त हो चुके हैं। नीचत्व को प्राप्त होने के कारण कहीं ना कहीं आप सभी की तबीयत में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, आपकी इम्यूनिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो आईना दिखा देते हैं। सूर्य जब नीच के होते हैं तो वो जो भी रिलेशनशिप में जो लूप होल्स है ना, वो ओपन कर देते हैं। मतलब कोई आप अपनी रिलेशनशिप में अगर आपको रिलेशनशिप फेक कर रहे हैं, या फिर आपका जो तरीका है या कंडक्ट है आपका जो, या बिहेवियर है, वो आपने एक रोल प्ले जैसा रखा हुआ है, तो ये वो समय है कि आपका भांडा फूटेगा। ये शब्द शायद गलत होगा, माफ करेगा उसके लिए, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि रियलिटी चेक होगा यहाँ पर। लूप होल्स बाहर आएंगे, लूप होल्स बाहर आने के कारण एग्जैक्टली समझ में आएगा, पिन पॉइंटिंग होगी कि दिक्कत है कहाँ, और उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो अलग बात है। मंगल है अभी फिलहाल मिथुन राशि में, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव में आती है, देखिए, तो वो आपका पराक्रम का और एफर्ट्स का भाव है, पहला काम त्रिकोण है। तो आप सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ के एस्पेक्ट में आप कुछ ना कुछ जोर लगा ही रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि शनि जो है वो अभी मार्गी हुए ही हैं पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में, और अब गुरु जो है वो मार्गी होने वाले हैं 24 नवंबर को। तो मतलब नवंबर में जो ग्रह गोचर है, तो यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा गोचर जो होने वाला है वो है गुरु का मार्गस्थ होना। गुरु मार्गस्थ अपनी ही राशि में होने वाले हैं, मतलब मीन राशि में ही जो वक्री हुए थे, अब वहीं से वो पलटकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। और नेक्स्ट जो उनका राशि प्रवेश होगा वो होगा मेष राशि का, जो कि अगले साल है। तो इस प्रकार से नवंबर के ग्रह गोचर रहेंगे। अब हम देखेंगे कि हर पर्टिकुलर राशि के लिए ये किस प्रकार से फलीभूत होने वाले हैं। तो मेष से लेकर मीन तक के राशियों के बारे में हम अब चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो गोचर है हर लग्न के लिए भी किस प्रकार से प्रभावित रहेगा। आप सभी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, भगवान जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं। मैं हर बार बोलती हूँ कि लग्न राशि जो है वो आपके शारीरिक इम्पैक्ट को बताती है, या जो भी ग्रह है, ग्रह का गोचर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर किस तरह से रहेगा। चंद्र राशि जो है, जहां पे चंद्र स्थित होता है, वो आपके मानसिक स्तर को दर्शाती है कि आपके ऊपर मानसिक तौर पर किस प्रकार से ग्रहों का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। कंफ्यूज मत होइए और लिख के रखिए कहीं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो। और जो भी आपकी जन्म राशि है, जो भी आपकी लग्न राशि है, इवन सूर्य राशि है, उन तीनों राशियों को देखिए जो मैं अब गोचर बताने जा रही हूं, और उन दोनों का मिला जुला रूप, इन टोटालिटी वो कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसके बाद उसका एक निष्कर्ष निकालकर लिख के रखिए कि हाँ, ये महीना शायद मुझे ये अनुभव दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन का वीडियो है। देखिए, जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, जो लोग कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक प्रयत्न है कि उनको एक 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 मोटे मोटे तौर पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस महीने, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, वो उनको मिल सकती हैं। बाकी जब आप अपनी अपनी पत्रिका का विवेचन करवाते हैं तो वो आपका कस्टमाइज, आपका पर्सनल विवेचन है, जहां पर आप अपने पत्रिका के अनुसार, क्योंकि हर पत्रिका यूनिक होती है और उसका एक एक ढलन होती है। देखिए, एक स्केलेटन होता है। आपकी पत्रिका में कौन से, आपकी अभी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका अष्टक पर क्या कहता है, या आपके ग्रह गोचर आपके जन्मस्थ गोचर पे किस प्रकार से परिणाम करते हैं या कनेक्शन बनाते हैं, ये एक वैयक्तिक बात है। देखिए, एक वैयक्तिक बात है, मतलब तो ये वैयक्तिक रूप से जब आप देखते हैं, विवेचन करवाते हैं, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि आप सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि आपको प्रिडिक्शंस काफी फलीभूत होते हुए दिखे हैं। तो मैं वापस से अनुरोध करूंगी कि नवंबर महीने में भी जो आपको अनुभव आते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर साझा कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की, या फिर तुला राशि के, या फिर तुला में ही अगर आपका सूर्य है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये तीनों ही राशियां, जहां पे आपका आपका आपकी लग्न राशि, आपकी जन्म राशि, मतलब जहां पे चंद्रमा स्थित होता है, या फिर आपका जो सूर्य है, वो राशि जो, ये तीनों ही राशियां बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो अगर आपकी तुला राशि इनमें से तीनों में से कोई है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब बढ़ते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं कि नवंबर में होने वाले जो ट्रांसिट है, उसका फलादेश जो है वो किस प्रकार से पॉसिबिलिटी बनाता है हमारे लिए। समझते हैं। ये जो ग्रहण हुआ था ये तुला राशि में ही हुआ था, और आप देख रहे हैं कि तुला राशि में अभी काफी भीड़ है, मतलब बुध, सूर्य, शुक्र, केतु, ये सभी ग्रह तुला राशि में विद्यमान है, मतलब लग्न भाव में विद्यमान है। मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम पीरियड अगर किसी का चल रहा होगा तो वो तुला राशि का चल रहा है। डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि आप अभी काफी सारी चीजों को लेकर बॉग्ड अप हैं, काफी सारी चीजें आपके दिमाग पर मंडरा रही हैं, आपके आसपास घूम रही हैं। तो आपका वो व्यय स्थान, आपका भाग्य स्थान, आपका लाभ, आपके आप खुद एक्चुअली लग्न भाव, इसलिए अष्टम भाव भी केतु वहां पे होने के कारण इनकी युति, केतु मतलब वीनस केतु, सूर्य केतु और बुध केतु, इस ये प्रकार की जो युतियां अभी बनी हुई हैं, ये युति भी कहीं ना कहीं त्रस्त है, त्रासदायक है। देखिए, ये सभी ग्रह अपने अपनी राशि परिवर्तन जल्द करने वाले हैं। इनके टाइमलाइन चेकआउट करने के लिए आप इंट्रोडक्शन देखना ना भूलिए। अब देखिए, समझिए कि लग्नेश का लग्न भाव में होना मतलब वो लग्न को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप खुद अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है इन सब केओस में भी। परंतु क्या ये केओस आपके लिए क्या लेकर आया है, आपसे क्या अपेक्षा है इस केओस की, आप अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें, आपकी विचारधारा क्या होनी चाहिए, आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, कोई भी कर्म आपके सामने आता है, तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का समय आता है तो आप उसे किस प्रकार से प्रतिसाद दे रहे हैं, इन सभी चीजों की जजमेंट यहाँ पे है। क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि इस तुला राशि पर है, तो शनि मुख होकर सब कुछ देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। अब देखिए, तुला राशि और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और अष्टमेश भी यहाँ पर सब लग्न स्थान में बने हुए हैं। इसका अर्थ है कि घर पे कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर, या खेती बाड़ी के खेत को लेकर, डिवीजन को लेकर, इन सभी मैटर्स को लेकर एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, पार्टीशन की बातें हो रही हैं। परंतु उन पार्टीशन में जो जो डील हुई थी उसमें से कुछ लोगों ने वो चीज ब्रेक कर दी है, या फिर अपनी बात से मुकर गए हैं, उसका टेंशन आपके परिवार में बना हुआ है। चतुर्थ भाव में वो शनि है, देखिए उसकी पूरी दृष्टि है यहाँ पर। इसका अर्थ ही है कि कहीं ना कहीं ये जो संबंध दिख रहा है, ये संबंध जो है ये एक जजमेंट वाला है, आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की अपेक्षा वाला है। कुटुंब भाव का और सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो है भाग्य भाव में है। भाग्य कब खुलेगा, जब आप कुटुंब और सप्तम भाव की चीजों को अटेंड करते हैं, एड्रेस करते हैं। सप्तम भाव में राहु है,
और राहु जब सप्तम भाव में होता है मतलब राहु ग्रीडीनेस को लेकर या राहु के पास एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मदद कीजिए। मतलब आपकी पत्नी या आपका पति या आपके बिजनेस पार्टनर या बिजनेस, जो भी आप ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं, भले वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, परंतु उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको उतरना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका भाग्य ओपन नहीं होगा। पराक्रमेश और षष्ठ भाव का स्वामी गुरु, अभी गुरु कहाँ है फिलहाल? पराक्रम का स्वामी जो है वो षष्ठ भाव में है, मतलब पेंडिंग कर्मा का स्वामी पेंडिंग कर्मा में बैठा हुआ है। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि अभी का समय बड़ा जोरदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा ही बड़ा एक चांस है आपके सामने कि आप उस पेंडिंग कर्म को पूरा करिए, क्योंकि लग्न में बनी हुई स्थिति जो है वो दर्शाती है कि जब तक आप ये सारे पेंडिंग कर्म पूरे नहीं करते हैं तब तक भाग्य नहीं खुलेगा, तब तक आपका पराक्रम पूरा नहीं होगा, तब तक आप पराक्रम से ये चीज नहीं करते हैं, तब तक आपके लाइफ में जो एस्पेक्ट है अलग अलग जहां पे आप ब्लॉक फील कर रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। वो ब्लॉक कौन से हो सकते हैं? वो आपके घर के हो सकते हैं, आपकी माता की तबीयत को लेकर हो सकते हैं, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ को लेकर हो सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस को लेकर हो सकते हैं, मियाँ बीवी के आपस के रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकते हैं, इवन आपके 10th हाउस मतलब आपकी जॉब को लेकर भी हो सकते हैं। अब देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी जो है ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में होने के कारण ये दर्शाता है कि यहाँ पे मंगल जो है जिस राशि में मंगल उच्च के होते हैं वो वहां से षष्ठ है। इसका अर्थ है कि फिलहाल अभी चौथे से छठवां भाव मंगल से घिरा हुआ है, मतलब आपकी आपकी माता को हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, आपके घर में हेल्थ के इश्यूज हैं जिसको अटेंड करना, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये शनि जो है ये दशम दृष्टि देते हैं लगन पे, मतलब आपका प्रेजेंस होना उनकी हेल्थ को सुधार सकता है। अगर आप किसी और शहर में हैं और आपके दूसरे सिबलिंग्स अगर माता की हेल्थ का टेक केयर कर रहे हैं तो जाके एक विजिट करके आइए, सिर्फ फोन पे सहारा नहीं, प्रत्यक्ष जाकर सहारा दीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, हम बात कर चुके हैं कुटुंब भाव के सामने, अष्टम भाव की हम बात कर चुके हैं लग्न के साथ में, और अब हम बात करेंगे भाग्य भाव की और व्ययेश की। भाग्य भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी बुध है। ये जो बुध है ये आपके लगन भाव में है। इसका अर्थ है कि ये अभी आपके दिमाग पर भाग्य संबंधी, आपने अभी अभी हाल ही में कोई ना कोई ट्रिप प्लान करी होगी, उसके लिए पैसा भरा होगा, कहीं ना कहीं तीर्थ क्षेत्र भी जाने की आप विचार कर रहे होंगे, जाकर तो आए होंगे और वापस जाने का एक आपके सामने मौका आया है हॉलिडे के रूप में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। दशम स्थान का स्वामी चंद्र है, मतलब आपका कर्म कैसा है, आपका कर्म कैसा है, अमावस और पूर्णिमा है। मतलब कभी आप अच्छा कर्म करते हैं तो कभी आप अमावस जैसा, मतलब आपका कर्म सही नहीं होता है। जैसे जैसे कला बढ़ती है वैसे वैसे कर्म आपका मूड फ्लक्चुएशन के अनुसार अच्छा होता है, मूड फ्लक्चुएशन के अनुसार डाउन होता है। कर्म के ऊपर स्थिर नहीं हो पाते हैं आप, इसलिए आपका डेली रूटीन खराब रहता होगा, उसे सुधारिए। एक कट्टर डिसिप्लिन लाइए अपने लाइफ में, क्योंकि कट्टर डिसिप्लिन अगर आप लाते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव करने की काबिलियत रखते हैं। अभी फिलहाल लाभ भाव का स्वामी जो सूर्य है वो नीच का है, तो वो दिखा रहा है कि लाभ क्यों नहीं मिल रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण आपको लगता है कि लाभ मिलेगा परंतु आपसे गलत तरीके के एक प्रयत्न होते हैं। वो प्रयत्न क्या होंगे? देखिए लाभ भाव बड़े सिबलिंग्स का भाव भी है, या आपके कॉन्टैक्ट सर्कल्स, आपके मित्र मंडल, या फिर आपके स्पाउस एंड फैमिली का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके पास रहने के लिए आने वाली है आपके स्पाउस के माता पिता, उनके साथ में आपका वर्तन कैसा रहेगा ये भी बहुत कुछ तय करने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। व्यय भाव की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस प्रकार से तुला राशि के लिए ये गोचर रहेगा। और इस गोचर को समझने के लिए देखिए आपकी जन्म पत्रिका में कैसे ग्रहमान स्थिति है, आपकी दशाएं कौन सी चल रही है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको फलादेश कैसा मिलेगा। ये एक जनरिक प्रेडिक्शन है। आप अपने
निज दोष को समझने के लिए, अपने निज दोष या कर्सेस, श्रापों को समझने के लिए आपका पत्रिका विवेचन करवा के लेना जरूरी है। तब आप समझ पाएंगे कि ये ग्रहण जो है, ये सप्तम लगन भाव में हुआ है और प्रथम भाव में हुआ है, वो कैसे फलीभूत होगा। अब देखिए, ये चीज हो गई। अब आप समझेंगे कि आपकी दशाएं, गोचर, नक्षत्र गोचर, ये किस प्रकार से इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जो भी मैंने बातें कही हैं आपके 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 लिए, नवंबर मंथ के लिए, जो भी उसमें से कुछ घटित होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर मेंशन कीजिएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। मैं जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो को लेकर आपसे। थैंक यू सो मच।